गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोणार्क। कैसे हो भाई लोगों? आई होप आप सब मजे में होगे। दिस इज दी पार्ट 3 ऑफ सूर्य टेम्पल कोणार्क और आज हम विजिट करने वाले हैं कोणार्क म्यूजियम जो कि सूर्य टेम्पल के ठीक सामने है। वैसे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भाई कोणार्क टेम्पल में आप जाते हो ना तो भाई एंट्री पे मोदी जी की लगी हुई थी फोटो। भाई वहाँ पे इतनी भीड़ थी मैं बता नहीं सकता कि इतने सारे लोग लाइन लगे हुए थे मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने के लिए। मोदी जी तो नहीं थे, उनका फोटो था वहाँ लगा हुआ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि आज हमारा है म्यूजियम विजिट। सो बहुत सारे लोग जो इतिहास या हिस्ट्री को बहुत बोरिंग समझते हैं या फिर हमारे पास्ट में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, भाई उनको ये वीडियो बिल्कुल भी शायद इंटरेस्टिंग ना लगे। बट जो ये जानना चाहते हैं कि हमारा कल्चर कितना एडवांस है दूसरों के मुताबिक, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो इसके पीछे की काफ़ी हिस्ट्री होगी और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में ना यहाँ पे एंड में एक शो होता है जिसमें सूर्य टेम्पल का जो पूरा हिस्ट्री है वो दिखाते हैं कि कैसे सूर्य टेम्पल को फॉर्म किया गया था। वो हिस्ट्री ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा जो आपने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत देखा था ना, जो गाइड ने बताया था उसको और डिटेल वर्जन में है और एक अच्छा वीडियो है। तो आई थिंक यू शुड वॉच टिल द एंड। तो यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं यार। ये डिफरेंट रूलर्स जो हैं डिफरेंट सेंचुरीज में जो हम पे रूल करते गए हैं, जो हमारे कंट्रीज़ को चलाते थे, वो सारे रूलर्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन था। कौन से पीरियड में उन्होंने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक उन्होंने शासन किया हमारे ऊपर। कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स और एवोल्यूशन के बारे में बताया गया कि कैसे वो निर्माण हुआ, कैसे हमारे डिफरेंट टेम्पल्स थे। यहाँ पे जो आप आगे जाके बहुत सारे टेम्पल्स देखोगे भी ना, वो टेम्पल्स का यूनिक बात पता क्या है, इसमें से बहुत सारे टेम्पल्स हम कवर कर लेंगे अपने आगे के ब्लॉग्स में। जैसे लिंगेश्वर टेम्पल है, बहुत सारे भुवनेश्वर टेम्पल है। भुवनेश्वर इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। सो आपको बहुत सारे टेम्पल्स जो है हम कवर कर रहे हैं जो कि आपको आगे वाले ब्लॉग्स में दिखते जाएंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको ये बता दें कि कोणार्क म्यूजियम जो है वो 1968 में स्टार्ट किया गया था और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज्ड है। इस म्यूजियम में 4 गैलरी हैं और इसमें जितने भी आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियाँ आपको दिखते जा रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये सारी मूर्तियाँ जो है कोणार्क म्यूजियम को जब रीस्टैब्लिश किया गया था, रीइंस्टेट किया गया था, तो उसमें जो क्लियरिंग पे जो मूर्तियाँ मिली थी वही मूर्तियों को उठा के यहाँ पे डाला गया है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट से दिखती हैं और इसमें जो 4th गैलरी आपको दिखेगा उसमें 45 आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिसेंटली ऐड की गई, ये बहुत पहले से नहीं है। इसके पहले की जो 3 गैलरीज आप देखोगे ना, ये सारी बहुत पुरानी हैं और पहले से ही हैं। भाई यहाँ आ रहे हो तो एक दो चीज़ और बता दूँ कि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई ये अगर ईयर के एंड में आ रहे हो, मतलब नवंबर से लेके जनवरी फरवरी के मिड में, तो इट इज़ अ डिसेंट वेदर टू बी। अगर एकदम परफेक्ट मौसम चाहिए तो भाई दिसंबर में आओ, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम रहता है। दिन में भी आपको कंफर्टेबल लगेगा, अदरवाइज दिन में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। अगर आसपास की बात बताएं तो ये सूर्य टेम्पल जो है चंद्रभागा नदी के तट पे बना था। तो चंद्रभागा नदी ना जो थोड़ी सी पीछे चली जा चुकी है, आई थिंक 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको अगर अमेजिंग बीच एक्सपीरियंस चाहिए तो चंद्रभागा नदी भी आप जा सकते हो, पास में ही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चंद्रभागा नदी में आपको सनराइज और सनसेट देखना बहुत फेमस है, जो कि हम इस बार अनफॉर्चुनेटली कवर कर ही नहीं पाए ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। अगर म्यूजियम आना चाहते तो इसकी एंट्री फीस बहुत ही मिनिमल है, विच इज़ ओनली 40 रुपीज़। इट्स एन एयर कंडीशन, कंप्लीट म्यूजियम इज़ एयर कंडीशन, वो तो होना ही था। और अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो आई थिंक इट विल कॉस्ट देम समवेयर अराउंड 600 bucks, समवेयर अराउंड दैट। और ऐसी बात बताया कि अगर आसपास रहना चाहते हो तो यहाँ पे ना एक पास में यात्री निवास था, उसकी बुकिंग नहीं थी अवेलेबल बिकॉज ये पीक सीजन था तो अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन अगर आप वहाँ रहना चाहो तो होटल में रह सकते हो। हम जिस होटल में रहे थे वहाँ का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था टू बी ऑनेस्ट, कंपेयर टू द काइंड ऑफ होटल, मतलब इट वॉज पथेटिक देन ओयो, बट स्टिल वी पेड अराउंड 2200 फॉर 1 night stay, which was very expensive for a very small room। अगर मैं इसकी अवेलेबिलिटी की बात बताऊं कि यार इसकी टाइमिंग्स क्या हैं, तो ये सैटरडे से लेके थर्सडे तक ओपन रहता है और फ्राइडे को क्लोज रहता है। सुबह 9 बजे ये म्यूजियम खुल जाता है और शाम के 5 बजे ये म्यूजियम बंद हो जाता है। वैसे मैं बता दूं कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो भी फुटेज हमने लिया है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। कैमरा वॉज अलाउड ओवर हेयर, आप एक प्रोफेशनल कैमरा भी लेके आ सकते हो और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है।
अब मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो जो है, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, म्यूजियम्स के डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स या जो भी इन्फॉर्मेशन, दिस इज जस्ट अ टीजर इसलिए ताकि आप लोग ये देख के थोड़ा एनकरेज हो और इसको खुद एक्सपीरियंस करने जाए उस म्यूजियम में। आई थिंक देयर विल बी नथिंग बेटर देन दिस। अगर मैं आपको इतना एक्साइट कर पाऊँ इस वीडियो द्वारा ताकि आप एक्साइटेड होके इस म्यूजियम को विजिट करें, सन टेम्पल को विजिट करें, आई थिंक देयर विल बी नो अदर मोटिवेशन दैट आई एम थिंकिंग ऑफ। मैं इस वीडियो को दिखा के आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि भाई हमारा इंडिया बहुत खूबसूरत है, बहुत कल्चरली एडवांस्ड है, इसीलिए आपको ज़रूर आना चाहिए कोणार्क और यहाँ के टेम्पल्स मस्ट विजिट करना चाहिए। भाई उड़ीसा के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हैं और एक अलग फ्यूजन दिखेगा आपको यहाँ पे कल्चर का। मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा कि थोड़े बहुत आप अगर इधर उधर देख रहे हो तो आपको स्क्रीन दी गई है प्रॉपर, जहाँ पे आप डिफरेंट सन टेम्पल्स जो हमारे वर्ल्ड में पूरे एस्टैब्लिश्ड हैं, सालों पुराने, हज़ारों सालों पुराने, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और वहाँ जाके उसके बारे में देख सकते हो कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है मैप द्वारा। मतलब बड़ों को तो छोड़ो, छोटे बच्चों के लिए भी आई थिंक इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और बड़ों के लिए भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू सन वॉज मैंशनड हियर। सो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कितना अमेजिंग था, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू कवर देम ऑल डेफिनेटली। बहुत सारा पार्ट हमने कवर किया, और भी चीज़ें कवर करेंगे फॉर श्योर। बेसिकली आप जो भी मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो ना अभी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दीवारों पे भी थी, वो वहाँ पे समराइज़ करके दिया गया था टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। मैं बहुत ज़्यादा बात करके आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको आराम से देखो और मधुर संगीत बैकग्राउंड में प्ले होते रहे और आप इसको देख के थोड़ा एक्सपीरियंस करो। कुछ अगर समझ में नहीं आता तो ज़रूर बताना, हम चाहेंगे उसको हाईलाइट करेंगे, नहीं होगा तो हम इसको शॉर्ट्स में डाल के दिखा देंगे आपको। पता है ये मूर्तियों को देख के क्या लगता है आपको? पता है आज के टाइम में ना अगर कुछ भी आप बात करो किसी भी चीज़ की ग्रोथ की एंड ऑल, तो आप देखोगे ना सब लोग बोलते हैं यार कि गरीब, ये क्यों बना रहे हो, गरीब को दे दो, ये क्यों कर रहे हो, गरीब को दे दो। तो ना ये ऐसा नहीं है कि ये आज के लोग कर रहे हैं तो आज से 1000 साल पहले नहीं करते होंगे। अगर हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर पे इन्वेस्टमेंट था, मंदिरों पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था, आर्ट एंड क्राफ्ट्स पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो आई थिंक ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वी वर मोर हैप्पी एज अ कंट्री, द पीपल वर रिच, वी हैड लॉट ऑफ मनी, बिकॉज एक एक रिच कंट्री और एक रिच इन्वायरमेंट और रिच कल्चर ही इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कोई भी गरीब जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, रहने के सर्वाइवल नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, उस तरह की कंट्री कभी भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे खर्च ही नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो, आपकी अगर खुद की बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रही है तो आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं खरीदने जाओगे। आपके पास पैसे हैं तभी आप पेंटिंग्स बनवा रहे हो और पेंटिंग्स खरीद रहे हो। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि हमारी कंट्री कितनी रिच थी उस टाइम पे, क्योंकि इतना पैसा था हमारे पास कि हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे स्पेंड करते थे और लोग उसके लिए रेडी रहते थे, इतना फाइनेंशियल हमारा बजट था। तो अब आप लोग देखने वाले हो एक बहुत बढ़िया वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको पूरा इतिहास पता जाएगा जो हमारा कोणार्क से रिलेटेड है। इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा, अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जन श्रुतियों में यही कथा विद्यमान है। जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के रूप में जानती थी, इसी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था।
के पात्र हूँ क्यों? कोणार्क 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 कोणार्क। सैकड़ों साल पहले की बात है। पुरातात्विक दस्तावेज के तौर पर संग्रहित पुस्तक मादला पांजी और बाया चकड़ा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लांगुला नरसिंहदेव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहदेव युद्ध में बड़े प्रवीण और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंग भीमदेव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। सेनापति बनने के बाद नरसिंहदेव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हराया। और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने विजयकोंडा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं, कि काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर घर में लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंहदेव माता से प्रति प्रश्न करते, सूर्य मंदिर ही क्यों, और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जा। सांब को कोढ़ हो जाता है। जब सांब राजमहल लौटते हैं और मां जामदेवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती हैं। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं, सूर्य की पहली किरण ऊर्ध्व देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। शाम को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात सांब अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में
स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिले, वो मेरा ही प्रतिरूप हो, उसका स्पर्श पाते ही तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांप जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते हैं। सांप उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं। सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं और सांप के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश की माँ का ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। सांप साक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांप 18 माँ का ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव माँ को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते हैं और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते हैं और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते हैं। दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। पाट में जो ताला उसमें डाले गए, नहीं पटा ताला सारे टूट गए। सिर्फ सांतरा हुए परेशान। और जो लोग एंड तक देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर देना, और सब कुछ बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो भाइयों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर बहुत पसंद नहीं भी आया तो आगे पसंद आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू गाइज हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू भाइयों।